आगे शोभन के लिखे खत को पढ़ते हैं। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस आया, एक प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बीबिया के पति आए हैं। बीबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बीबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दाब रही थी। बगल में पाल्ले में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बीबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई तो बीबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद आया है, तब बीबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर जब अपनी प्राण प्रिया सखी से मिलने जबलपुर जाएंगी, कुंतलपुर तो उनकी प्राण प्रिया सखी का अधिकार है, वह उसके पास ठहरेगी। पर मेरा अत्यंत लोभी तथा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीवी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मन स्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो गई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल, और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसा आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा। बहुत सी बातें होती रही। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उन्हें बताए होंगे मुझे नहीं पता। लौट कर आए तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना केरन्ना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं, पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहा मुझे नहीं मालूम। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुशारोबाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट पे मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं, मैं करूँगा क्या? और बीबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिल कर गया हूँ, इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूंगा भी तो बात क्या करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटने के लिए जाने का भी तो कोई लाभ नहीं। मैं बीबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बीबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मधुर मुस्काई, बोली, पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है? मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय के लिए? मैं तुम्हारे लिए एक पैसे नहीं खर्च करूंगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बीबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बीबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे के दालान से मुंह हाथ धोकर आके पूछते हुए संतोला कमरे में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। संतोला आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो एक पात्र ने मन में कही पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी? जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका हूँ, पर कुछ नहीं डूबा तो कुछ नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज़्यादा आकर भी क्या होता, फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की, और अब बात भी क्या करनी है कुछ। शोभन, हाँ एक बात और करनी है, सुनो संतोला।
बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था उसे लगता है कि फिर से जलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जलाकर कोई मरने को छोड़ दे यह भी मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा है वह अमृत है? संतोला जैसे मेरे मन का भाव समझ जाती है, बहुत ममता से डूबी हुई आवाज में पूछती है, संतोला क्या बात करनी है शोभन? बोले, अच्छा आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम जियो। मैं तो अब भी कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कि कोई संपूर्णतः जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसके आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, यह अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती, उनका नाम है बेनो, बेनो जी। वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया, कहा पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूँ। शोभन, मगर संतोला इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद। और सबसे अजीब यह थी कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनों का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी, जो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को अर्पित करते हो तब पहले यह याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमजोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना किसी को भी अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था, और तुम खीज, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं से फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी। पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनों को आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा, जहाँ पहुँचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुँच तुरंत जाते हो। एक बात और है, सुनो बेनो, मुझ में ज़्यादा साहस है, ठहराव है और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं है। यह सब ना किसी ने होठों से कहा, ना किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी चीज़ें मन में होती रही। इतने में शन्नो आए और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होते थे। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैं उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक से होकर उन्हें घर पहुंचाया, और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार यह लगता था कि आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर वे पीछे संतों के पास बैठो। बेनो जी, गोल्डफिश, रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई है और अपने रूखे रूखे केस झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ शोभन। ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनो जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अतरसुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई है। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रही। घर पहुंचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफ़ी हाउस गया, घर आया तो मैं खत लिखने बैठा। 2:30 बजे है कुंतल। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पूर्ण मूल्यांकन करूँगा, अपने जीवन में बिल्कुल डूब कर। लेकिन लगता है अब मैं अपने आप से भी बातें करूँगा, वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने आप को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो, जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज, उत्सव, समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनों से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनो, मेरे मन में दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समृद्ध की भांति, और उस अथाह समृद्ध में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है
और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीजें सतह पर आ गई। उनमें से कुछ काई और सिवार है, कुछ रत्न मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित है तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। दोस्तों, मैं आपको मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाकी के पार्ट को जरूर सुनकर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। बाय बाय दोस्तों।